अब एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि बजट में होगा क्या। कौन सी वो 10 बड़ी बातें होंगी इस बजट में जिनका ताल्लुक सीधा आपकी जिंदगी से है। क्या होगा इस बजट में, क्या वो 10 बड़ी बातें होंगी, ये बताऊंगा मैं। और वो क्यों होंगी इस बजट में, क्या खुद सरकार ने संकेत दिए हैं या अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है, ये बताएंगे शंकर अय्यर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात से। सबसे पहली क्या घोषणा होने वाली है इस बजट में, वो ये कि खजाने का घाटा कम होगा। खजाने का घाटा कम होगा। ये खजाने का घाटा कम दिखाकर न सिर्फ चिदंबरम चौंकाएंगे, बल्कि खजाने का घाटे का लक्ष्य और कम रखा जाएगा अगले साल के लिए, 2013-2014 के लिए। अभी 5 लाख करोड़ रुपए का खजाने का घाटा है। क्यों घाटा कम होगा, इसका 2 कारण। एक, पिछले साल अप्रैल के महीने में रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया को बताया कि अगर इस तरह से घाटे पे सरकार चलेगी तो रेटिंग गिरा दिया जाएगा। दूसरी तरफ सरकार जितना कर्जा लेती है उस पर भी एक लिमिट है। जब जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा कर्जा लेते जाएंगे तो उतना इकोनॉमिक ग्रोथ कम होते जाता है। तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है इसके बजाय कि आप अपना जो घाटा है वो कम करें। आपको याद होगा जब ये सरकार यूपीए 1 2004 में आई थी तो दिन में हर दिन प्रतिदिन 220 करोड़ के करीब उधार लेती थी। इस साल 1600 करोड़ के करीब प्रतिदिन सरकार उधार लेती है। तो इस तरह से ये जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाला मामला कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन इसको आप कायम नहीं रख सकते क्योंकि सारा का सारा जो ग्रोथ ठप हो जाएगा और सारे जो पैसे हैं सरकार के पास आते हैं, जो राजस्व आता है वेरियस स्कीम्स के लिए, वो भी नहीं होगा क्योंकि जब ग्रोथ नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं होगा और रेवेन्यू नहीं होगी तो आपके पास खर्च के लिए पैसे नहीं होंगे। दूसरी बड़ी घोषणा जो इस बजट में होने वाली है वो ये कि मिडिल क्लास को राहत की घोषणा की जा सकती है। जी हां, उम्मीद कर सकते हैं इस बार आप टैक्स में राहत में एक टैक्स स्लैब, यानी अभी तक क्या है 2 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2 लाख रुपए तक की सालाना आय तक। यानी अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो सिर्फ 3 लाख पर टैक्स लगता है, पहले 2 लाख पर टैक्स नहीं लगता है। ये जो सीमा है ये 2 लाख से बढ़ सकती है। पहले महिलाओं की अलग होती थी, पुरुषों की अलग होती थी, अब शायद फिर ये महिलाओं के लिए ज्यादा हो जाए और पुरुषों के लिए उतनी ज्यादा ना हो। लेकिन पुरुषों की 2,30,000, महिलाओं की 2.5 लाख, ये सीमा हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ अभी टैक्स फ्री निवेश की जो सीमा है वो 1 लाख रुपए है। एक सेक्शन है 80C, उसके तहत अगर आप 1 लाख रुपए सालाना निवेश करते हैं तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगता है। तो जो 5 लाख आपकी आय है, 2 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता, 3 लाख पे लगता है। उस 3 लाख में से भी अगर आप 1 लाख निवेश कर देते हैं तो सिर्फ बाकी बचे 2 लाख पर ही लगता है। ये 1 लाख निवेश की सीमा भी बढ़ सकती है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये 1 से बढ़कर 1.5 लाख हो सकती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वाला जो सेक्शन है वो फिर शायद वापस आ सकता है कि उसमें निवेश पर आपको टैक्स छूट मिले। इसके अलावा होम लोन पर जो आप ब्याज चुकाते हैं सालाना, उसमें 1.5 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो आपकी आय में से कट जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये 1.5 लाख की सीमा भी बढ़ के 2 लाख की उम्मीद की जा रही है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में भी दिक्कत है और वहां पर भी कुछ प्रोत्साहन देना है। इसके साथ साथ राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है जो अभी सिर्फ नए निवेशकों के लिए है। 50,000 रुपए आप निवेश कीजिए शेयर बाजार में राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के जरिए, तो उसमें आपको टैक्स की बचत होती है। ये इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें सिर्फ नए नहीं, जो पुराने मौजूदा निवेशक हैं वो भी शामिल कर लिए जाएंगे। तो मिडिल क्लास को राहत हो सकती है इन सब कदमों से। देखिए, इकोनॉमिकली आप इसको देखें या राजनीति के तौर पे देखें तो दोनों कारणों के लिए ये हो सकता है। क्योंकि पॉलिटिकली देखिए, मिडिल क्लास अच्छा खासा नाराज है सरकार से, तो उनको कोई राहत देनी चाहिए। दूसरा, इन्फ्लेशन से जूझ रहे इसलिए राहत देना पड़ेगा आपको। मेरा ये समझ, जैसे जिस तरीके से सेविंग्स रेट घटा हुआ है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट घटा हुआ है, जिस तरीके से जीडीपी स्लो डाउन हुआ है, तो इकोनॉमिकली सरकार को सेविंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा और जीडीपी तब ग्रो होगी जब आपका इंसेंटिव, जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक
टोकन के तौर पे आपका डायरेक्ट टैक्स स्लैब उठेगा और इसका संकेत जो डायरेक्ट टैक्स कोड है, नया डायरेक्ट टैक्स कोड जो अभी अडॉप्ट होने वाला है उसमें है, और शायद उसी को सीधा वो अडॉप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जिस तरह की एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ाएंगे। हाउसिंग सेक्टर 200 करीब सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, ग्रोथ बढ़ती है उससे, इसलिए हाउसिंग लोन को थोड़ा बढ़ाएंगे, और चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट हाई है उसमें वो राहत दिखेगी। तीसरी बात, आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होना है, तो और जो पैसा सोने में जा रहा है अभी, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे हटा के ऐसे इन्वेस्टमेंट में लाएं जहां पे प्रोडक्टिव यूज होगा उस पैसे का, जहां पे ग्रोथ मिलेगी। इस तरह का एक अच्छा खासा एक समझिए एक बास्केट बनेगा और मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। तीसरी बड़ी घोषणा जो इस बजट में आप देख सकते हैं वो ये कि सोना महंगा हो जाएगा। अब वो सोना कैसे महंगा हो जाएगा? सोने का बाजार भाव अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से बेशक घटता रहे, लेकिन सरकार ने अभी एक्साइज ड्यूटी जो माफ कीजिएगा कस्टम ड्यूटी जो 4 से 6% की थी वो 6 से बढ़ाकर 8% कर सकती है सरकार। यानी वहां कस्टम ड्यूटी पे 2% की बढ़त हो सकती है। हालांकि वो जो 1% एक्साइज ड्यूटी पिछले साल लगाई थी, आपको याद होगा बहुत हंगामा किया था ज्वेलर्स ने, वो शायद ना आए, लेकिन कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर सोना महंगा किया जा सकता है। और इसके कई कारण हैं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जिसमें मतलब देश डॉलर देकर सामान खरीदता है और सामान देकर डॉलर कमाता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हर महीने हमारे इस आयात और निर्यात के बीच का जो गैप है करीब करीब $15 बिलियन है, और सोना अकेले 45 बिलियन डॉलर के करीब आयात होता है, और पिछले साल 2012 में इस देश में 800 मिलियन टन सोना आयात किया गया था। सरकार को ये लगता है कि इससे एक करंट अकाउंट डेफिसिट पर इम्पैक्ट होता है, और दूसरा ये एक तरह का कंजम्पशन है जो अय्याशी के दर्जे में वो लगाते हैं। चौथी बड़ी घोषणा जो इस बजट में होगी वो ये कि पेट्रोल डीजल पर राहत की उम्मीद मत कीजिएगा। पेट्रोल डीजल बरकरार रहेगी उनकी बढ़ती कीमतें, यानी पेट्रोल डीजल महंगा होता रहेगा। जो बाजार भाव से महंगा हो रहा है वो तो महंगा होता ही रहेगा। उसके साथ साथ कच्चे तेल पर 5% कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो हटा दी गई थी, वो शायद फिर वापस आ जाए। पैसा जुटाना है चिदम्बरम साहब को, न सिर्फ वो वापस आ जाए, एक 2 रुपए प्रति लीटर का सेस लगता है वो 2.5 ना हो जाए, तो ये पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता रहेगा। देखिए, सब्सिडी का जो सीमा है, सब्सिडी अपनी सीमा से पार हो गई है, और कोई भी इकोनॉमी, कोई चीज हम लोग जब आयात करके यहाँ पे यूज करते हैं, अगर उस पर सब्सिडी दे तो ये सब्सिडी सीधे तौर पे दूसरे देश को जाती है। इसलिए पेट्रोलियम प्राइसेस की जो प्राइसिंग पॉलिसी है उसको ठीक करने के इरादे से पहले जो भी कदम लिए गए हैं और इसके ऊपर भी और सख्ती बरती जाएगी। तो ये न केवल फिस्कल डेफिसिट में जो घाटा हो रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो घाटा है, ये दोनों को एड्रेस करने के लिए ये कदम जरूरी है। पांचवी बड़ी चीज जो इस बजट से आप उम्मीद कर सकते हैं, देख सकते हैं इस बजट में, वो होगी सुपर रिच पर टैक्स, रईसों पर टैक्स। अब ये रईस कौन होंगे ये अभी तय होना बाकी है, ये घोषणा आप बजट में देखिएगा। लेकिन अनुमान यह है कि 20 लाख से ज्यादा सालाना आय वाले जो करदाता हैं वो सब करदाताओं के टॉप 1% हैं, 1% हैं। ये सब मिलकर 63% टैक्स देते हैं। टैक्स का 63%, ऊपर के 1% लोग देते हैं जो 20 लाख से ज्यादा कमाते हैं साल के। इन पर 10% का सरचार्ज लग जाएगा, यानी जो टैक्स देते हैं उससे 10% ज्यादा टैक्स। और ये सरचार्ज लगाने से ही 17% ज्यादा टैक्स जुटा सकते हैं चिदम्बरम। तो ये हो सकता है रईसों के लिए। साथ ही ऐसे लोग जो डिविडेंड इनकम, जिनकी डिविडेंड आय जो है साल में 15-20 लाख से ज्यादा है, उन पर भी डिविडेंड टैक्स लग सकता है। अब डिविडेंड टैक्स हट गया था, लेकिन 15-20 लाख रुपए साल में डिविडेंड कमा रहे हैं, तो उन पर डिविडेंड लाकर ये रईसों को टारगेट कर सकते हैं चिदम्बरम। पहले हम लोग डिविडेंड टैक्स की तरफ जाते हैं।
इस बजट में एक कोशिश होगी कि जो डिविडेंड टैक्स का जो ढांचा है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। आम निवेशक जो है, रिटेल इन्वेस्टर है, उस पर से डिविडेंड टैक्स हटा दिया जाए। आपको मालूम होगा कि अभी डिविडेंड टैक्स लगती है, लेकिन वो कंपनी देती है वो डिविडेंड टैक्स। ऐसे हो सकता है कि ये डिविडेंड टैक्स जो आम निवेशक है उन पर से हटा दिया जाए, और जो खास निवेशक हैं, जैसे प्रमोटर्स हैं जिनके पास 40-50% इक्विटी कोई कंपनी की होती है और सालाना उनको 100-200 करोड़ का डिविडेंड मिलता है या 500 करोड़ का डिविडेंड मिलता है। कई ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको साल में 1000 करोड़ का डिविडेंड मिलता है और उस पर वो टैक्स नहीं देते, लेकिन कंपनी टैक्स देती है। तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग में शायद सरकार ये जताएगी कि हम आम निवेशक के तरफ है और इनके मददगार हैं, और खास निवेशक पर हम ज़्यादा राजस्व वसूल करेंगे। इस पर कई कॉरपोरेट्स की आपत्ति हो सकती है, क्योंकि कई कॉरपोरेट्स ये जो डिविडेंड आती है इसी को वापस शेयर में या कोई अगले धंधे में लगाते हैं, तो इस पे इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे एक आर्ग्यूमेंट बन सकता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये जायज दिखता है। दूसरा, जो सुपर रिच पे टैक्स है, क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है, एकदम राजनीतिक और इकोनॉमिक दोनों तरफ से जचता है। राजनीतिक इसलिए कि आप आम आदमी की सरकार है, तो आप आम आदमी के तरफ हैं, तो आप खास आदमी से राजस्व वसूल करो। तो ये जो सुपर रिच पे टैक्स होगा, मुझे लगता है कि ये एक तरह का सरचार्ज के रूप में आ सकता है, और एक जो लेवल स्थापित होगी वो अभी स्थापित किया जाएगा इस बजट में, या उसके लिए कमेटी लगाई जाएगी और उस पर से होगा। आपको ध्यान होगा कि बजट तो मई के महीने में पास होता है, तो तब तक ये जो डेफिनेशन ऑफ हु इज सुपर रिच तय हो सकता है। दूसरी बात है कि हमेशा चिदम्बरम साहब के बजट में एक खासियत होती है, वो कंजम्पशन पर टैक्स लगाते हैं। आपको पिछले दिनों का फ्रिंज बेनिफिट टैक्स याद होगा। तो शायद जो लग्जरी आइटम्स हैं, बड़े बिग टैग जो महंगे आइटम्स के जैसे सुपर कार्स, एसयूवी वगैरह, इस पर कोई टैक्स का प्रावधान हो सकता है। छठी बड़ी चीज जो इस बजट में होने वाली है वो ये कि चीनी महंगी होने वाली है। चीनी इसलिए महंगी होने वाली है क्योंकि शुगर डी कंट्रोल की घोषणा हो सकती है। शुगर डी कंट्रोल माने क्या? जो राशन की दुकानों पर सस्ती चीनी सरकार देती है, वो चीनी मिलों को सरकार को देना पड़ता है 10% अपना जो भी वो चीनी पैदा करते हैं, वो डी कंट्रोल हो जाएगा। वो डी कंट्रोल हो जाएगा यानी सरकार को बाजार भाव पे चीनी लेकर राशन की दुकानों पर सस्ती देनी पड़ेगी। तो ये पैसा कहां से लाएगी सरकार? ये सरकार चीनी पर, कुल सभी चीनी पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ला सकती है। 70 पैसे प्रति किलो है अभी, ये बढ़ सकती है। चीनी सबके लिए महंगी हो सकती है। देखिए, बहुत कड़वी स्टेप हो सकती है और इस पर राजनीतिक रेसिस्टेंस बहुत हाई हो सकता है। चीनी का जो इकोनॉमी है एक अजीब तरह का है। आप चीनी का मिल चलाते हैं तो आपसे एक तरफ से टैक्स भी वसूला जाता है और एक तरफ से लेवी शुगर करके वसूला जाता है। दूसरी तरफ अगर आप निर्यात करना चाहें और देश में उत्पादन कम हो तो निर्यात रोकी जा सकती है। अगर देश में उत्पादन कम हो और भाव बढ़ रहे हैं तो सरकार डायरेक्टली आयात भी कर सकती है। तो ये सब जो सोशलिज्म के टाइम के जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाया जाता है। तो एक बड़ी समझ ये है कि इसको डिसमेंटल किया जाए और सरकार को जिस तरह से चीनी लेने बाजार से ले और उसकी भरपाई टैक्स के थ्रू ले। इसमें दो बातें हो सकती है। एक कि जो एक्साइज लगाया जाए उस और जो सरकार महंगे दामों पर चीनी लिया जाए उसमें इम्बैलेंस हो और सरकार की फूड सब्सिडी शायद बढ़ सकती है। सातवीं बड़ी बात जो इस बजट में देखिएगा वो ये कि सबको खाना और आपका पैसा आपके हाथ, यानी गरीबों के लिए ये दो बड़ी योजनाओं का ऐलान। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, सब्सिडी सीधा आपके अकाउंट में, और फूड सिक्योरिटी बिल यानी सभी को खाना। इसमें दो बातें हैं। एक, सरकार ये जताएगी हम सबको राइट टू फूड के अंतर्गत हम फूड सिक्योरिटी बिल पेश कर रहे हैं और आपका हक बनता है कि आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो इसका प्रावधान करने के लिए सरकार एक बड़ा खर्चा उठाएगी और इसके कई सारे अनुमान हैं।
जो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग है उनका अनुमान है कि हर साल 2 लाख करोड़ तक इसका खर्चा हो सकता है। सरकार का अपना अनुमान है हर साल 1.25 लाख करोड़ तक खर्चा हो सकता है। अब इसमें एक नया इनोवेशन हो सकता है कि जिनके पास आधार कार्ड है और कुछ शहरी इलाकों में या यूनियन टेरिटरीज में जहां पर पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जाएं, जहां पर लोगों को ये ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप राशन शॉप में जाके अपना किराना जो खाद्य पदार्थ लें, या आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और उस पैसे से आप भरपाई करें। तो ये स्कीम बन रही है। एक तरफ से इसमें जो लीकेज हो रही है फूड सिक्योरिटी में, उसको रोकने का एक अंदाज है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कैसे होगा। कि सर आपको पहले ये बताया जा रहा है कि आपको पहले 2 महीने का जो आपका सब्सिडी बनता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। आप उस सब्सिडी से सिर्फ वो राशन शॉप से अनाज ले सकते हैं। अगर आप अनाज ना लें तो आपकी सब्सिडी कट हो सकती है। इसके तरह तरह के थियरीज बने हुए हैं, अभी फाइनल स्टेजेस में है। तो मुझे लगता है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको पेश किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के माहौल में सरकार कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगी जहां पर लोगों को पैसा भी ना मिले या अनाज भी ना मिले। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट वाली आइडिया है। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में तो कई सारे बयान आ चुके हैं और फूड सिक्योरिटी बिल इस सत्र में जरूर पेश होगा। आठवीं बड़ी घोषणा जो देखिएगा आप इस बजट में वो ये होगी कि इस बार शहरी गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा। मनरेगा वगैरह से यूपीए 1 ने गांव के गरीबों का तो ध्यान रखा, इस बार शहरी गरीबों का ध्यान रखा जाएगा इस बजट में। और शहरी गरीबों के लिए क्या होगा, एक तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो शहरी गरीबों के लिए भी है। इसके साथ साथ राजीव आवास योजना जो शहरी गरीबों के लिए मकान, वो छोटे शहरों में भी लागू हो जाएगी, छोटे शहरों तक पहुंच जाएगी। और जो एक एनआरएचएम है, रूरल हेल्थ मिशन, वो गांव के लिए है, वो शहरों के लिए भी हो जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन के नाम पर, यानी गांव और शहर दोनों उसमें शामिल। साथ ही जो स्थानीय निकाय हैं छोटे शहरों के, वो ऐसे निकायों के लिए 1000 करोड़ के फंड की घोषणा होगी इस बजट में। देखिए, इस सरकार के ऊपर एक बड़ा बयान ये होता था, इल्जाम ये लगता था कि ये सिर्फ रूरल इंडिया के लिए कर रही है और शहरी जो गरीब है उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। जब से मनरेगा हुआ तब से ये एक आपत्ति जताई जा रही थी। तो सरकार ये कोशिश में है कि इस जो शहरी गरीब है इसको कैसे मदद करें। तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहरी इलाकों में, एक वो है मकान का। तो शायद एक लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट टाइप कोई इंसेंटिव स्कीम बनेगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये इंसेंटिव देकर सरकार एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शायद ये राजीव आवास योजना को स्थापित करेगी। दूसरा जो है, जैसे आप कल रेलवे बजट में देख चुके हैं कि मनरेगा को रेलवे के प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा गया, इस तरह से शहरी इलाकों में सरकारी प्रोजेक्ट्स को मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा और मनरेगा की एक्सपेंशन होगी शायद थ्रू शहरी गरीब को एक तरह का डोल दिलाने को, एक तरह का राहत दिलाने के लिए। नौवीं बड़ी घोषणा क्या होगी इस बजट में, एक्साइज और सर्विस टैक्स की दरें नहीं बदलेंगी, क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होना है, उसके रोड मैप की घोषणा होनी है। तो जीएसटी क्या होगा, जीएसटी सब टैक्स हटा देगा, मतलब एक्साइज, सर्विस टैक्स और जो राज्य सरकारों का वैट लगता है उसकी बजाय एक पूरे देश भर में जीएसटी लगेगा, उसमें 12% दर होनी है। इसलिए एक्साइज और सर्विस टैक्स की दरें जो अभी 12% हैं वो नहीं बदलेंगी, बल्कि जहां कुछ जगहों पर जहां रियायती दरें लागू हैं वो रियायत हट सकती है। ये सरकार के लिए बड़ी फायदेमंद ट्रांजिशन होगी अगर जीएसटी इस साल आ जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर एक्साइज 8% है, सर्विस 10% है, तो 1-2% में सरकार का राजस्व बढ़ सकता है। दूसरा, जीएसटी के लिए आर्ग्यूमेंट दी जाती है अगर एक टैक्स हो सारे देश में तो इससे जीडीपी पे 1.5% का इजाफा हो सकता है। तो एक तरह से जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं टैक्स कलेक्शन के जीएसटी के थ्रू वो सॉल्व हो सकते हैं। तो सरकार इसको इस सत्र में जरूर करना चाहेगी, या कम से कम इसका फाइनलाइजेशन मॉनसून सेशन तक हो जाएगा।
10वीं बड़ी घोषणा जो आप इस बजट में देखेंगे वो ये कि सरकारी कंपनियां बिकेंगी, यानी सरकारी कंपनियों के शेयर बिकेंगे। विनिवेश का लक्ष्य रखा जाएगा शायद 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़। देखिए, सरकारी कंपनियां अब भी आप ही उसके मालिक हैं। आम आदमी सरकारी कंपनियों का मालिक है, देश का नागरिक उसका मालिक है, और ये सारी सरकारी कंपनियां कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट के नाम पर चलती है। लेकिन इसका क्या होगा कि अभी इक्का दुक्का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, 5%, 3% इस तरह से बटोरते हैं। तो एक प्रपोजल ऐसे चल रहा है जो बजट में शायद पेश हो कि इन सारे जो कंपनियों के शेयर्स हैं उसमें से कोई एक परसेंटेज, देखिए पहले आपको ध्यान में होगा कि हम पार्लियामेंट में कई बार ये डिबेट हो चुका है कि 51% से कम सरकार की होल्डिंग नहीं हो सकती है। तो उसके ऊपर के जो शेयर्स हैं उसमें से शायद 25% या 20% एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के टाइप है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है उस तरह का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जिसमें ये सारी सरकारी कंपनियों के शेयर्स होंगे, और इन शेयर्स, ये जो फंड है इसमें आप निवेश करें तो आपको कोई टैक्स की राहत होगी या इंसेंटिव होगी। इस तरह का एक प्रपोजल हो सकता है। इसमें दो बातें होंगी, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ेगा इन सरकारी कंपनियों का, क्योंकि जब लिस्टिंग और ओनरशिप डाइवर्स होती है तो थोड़ा बहुत उसमें उजागर होता है कई सारी चीज़, और ट्रांसपेरेंसी आती है। दूसरी बात, ये फंड के जो पैसे आएंगे वो सरकार के पास आएंगे और सरकार ये जताएगी कि इस फंड से आए हुए पैसे को हम फिर से पीएसयूज को रिवाइव करने में लगाएंगे वगैरह वगैरह। एक बात तो तय है कि जो रेवेन्यू आता था उसमें से अब पीएसयू के रिवाइवल के लिए पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार का राजस्व जो टैक्स के थ्रू आता है उसके अलावा अब ये कैपिटल की तरफ आएगा। तो ये एक बहुत ही राजनीतिक कंट्रोवर्शियल स्टेप होगा, लेकिन इसको कैसे पैकेज किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में जिस तरह से क्राइसिस है तो कई सारे ये जो स्टेप्स हैं अभी जो गिनाए हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बदलाव के लिए क्राइसिस जरूरी है। इस बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भारत की साख न गिरे। अगर भारत डाउनग्रेड हुआ तो रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 55 से 60 रुपए का हो जाएगा और तेल की कीमत आसमान छुएगी। महंगाई दर 15%, यानी तय है कि यूपीए की जितनी भी पार्टी हैं उनकी हार होगी आने वाले चुनाव में। देश का बजट कल दिन भर